मैं ये मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी साजिश थी ये देश के हिंदू समाज को बदनाम करने की और इस बहाने से तुष्टीकरण की राजनीति करने की। और जो लोग ये साजिश रच रहे थे उन्हें ये ध्यान नहीं था कि इससे देश की बदनामी पूरी दुनिया में होगी। उन्हें देश का ख्याल ही नहीं था, उनकी नज़र कुर्सी पे थी। और ऐसी स्थितियों में उनको कुछ शिकार मिल गए जो आसान थे। और इसमें कर्नल प्रसाद, पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा और भी ऐसे अन्य नाम हैं। इन लोगों को उन्होंने अपना शिकार बनाया। एक स्टोरी गढ़ी, स्टोरी को सत्यापित करने के लिए उनको शिकार बनाया गया। इसमें टॉर्चर तो कर्नल पुरोहित का भी बहुत हुआ है। आपकी बात होती थी नहीं, पुरोहित साहब से नहीं हुई कभी मेरी। मैंने टीवी पे उनका देखा था कि उन्होंने बताया, उनकी पत्नी ने बताया था कि नाखून तक उखाड़ दिए थे उनके। और साध्वी जी का, प्रज्ञा जी का जो टॉर्चर है वो डिफरेंट प्रकार का था, जिसमें कि उनको शरीर को उनके बिल्कुल इतना कष्ट दे दिया गया कि वो महिला चलने फिरने लायक नहीं बची। जैसे कुर्सी खिसका देना तो गिर गए नीचे, पानी मांग रही है पीने के लिए तो किसी महिला को बुला के क्या पिलाना वो मैं नहीं बोलूँगी, क्या पिलवा देना। और थप्पड़ मारना, गिनती के 100 थप्पड़। हाँ, नहीं मुझे उनने नहीं बताई, मुझे तो मेरा एक सिक्योरिटी का इंस्पेक्टर, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, विदेश में ट्रेनिंग के लिए गया। विदेश में ट्रेनिंग होती ना पुलिस वालों की, तो वो गया। तो वहाँ महाराष्ट्र ATS का एक इंस्पेक्टर था। तो जिस दिन वो आपस में बातचीत कर रहे थे तो वो कहने लगा कि ये जो साध्वी हैं प्रज्ञा, इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है और मैं भी उस ग्रुप में शामिल था, मुझे बहुत दुख होता था। और बोले कई बार मुझे भी थप्पड़ मारने पड़ते थे, अपने सुपीरियर्स का ऑर्डर मानना पड़ता था। लेकिन वो गजब की महिला है, वो 100 थप्पड़ झेल के भी, इसलिए उसके गाल हमेशा के लिए काले हो गए हैं, वो कभी ठीक नहीं होंगे। तो बोल रहे थे कि हम लोग थक जाते थे तो हम ब्रेक लेते थे 50 थप्पड़ के बाद। और वो महिला सिर्फ ओम का उच्चारण करती थी उस समय पे, और बहुत सारी बातें उसने अब तो खुद भी बताई हैं। तो मैंने जब ये सारा सुना, और कुर्सी खींच देते हैं, कहेंगे बैठ जाओ, तो उसकी रीढ़ की हड्डी भी लगभग तोड़ दी है। तो मैंने जब ये सब सुना तो फिर मैंने तय किया कि मुझे मिलना चाहिए। तो मैं नासिक की जेल में उनको जाके मिली। तो फिर उसके बाद तो मैं मिलती ही रही उनसे, आज तक मिलती हूँ। आपसे कैसा उनके संबंध अच्छे? वो विद्यार्थी परिषद, आप अकेली थी और ज्यादातर लोग उनके यहाँ गए भी नहीं थे। विद्यार्थी परिषद में थी वो पहले, हमारा जो स्टूडेंट विंग है विद्यार्थी परिषद, उसमें थी वो पहले। तब से आपका साथ है? नहीं, मैं तो कभी विद्यार्थी परिषद में नहीं थी, लेकिन हाँ विद्यार्थी परिषद मेरा सपोर्टर था। तो वो जब मैंने भोपाल का चुनाव लड़ा तो वो विद्यार्थी परिषद में थी और भोपाल में थी। तो उसने 99 में विद्यार्थी परिषद के लोग भी सपोर्ट करते हैं ना जिस नेता का, तो उसके साथ रहते हैं। तो मेरे चुनाव में एक्टिव थी, तो मेरा उनसे परिचय हुआ। तो मुझे बड़ी भली सी मुस्कुराती सी लड़की लगी वो। तो जब मेरे को किसी ने पूछा अचानक कि आपको पता है अभी अभी ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा अरे वो तो बहुत अच्छी है, वो ऐसा कर नहीं सकती मेरे अंदाज से। और अंत में वही प्रमाणित हुआ जो मुझे विश्वास था कि प्रज्ञा ऐसी नहीं हो सकती। भगवा आतंकवाद का भी एक टर्म कॉइंस किया गया, अब खत्म हो गया ये, क्योंकि खुल गया मामला। जो इसमें जो लोग थे, मैंने कहीं पढ़ रहा था कि आपने बोला कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि किन हाँ, लोगों की साजिश। ये तो मैं जैसे आज तक मैं 2 चीज़ों की बात मानती हूँ कि इनकी जांच होनी चाहिए। एक तो व्यापम में मेरा नाम आना, ये बहुत गहरी जांच का विषय है, क्योंकि जिस व्यक्ति का उस मामले से, मैं मजाक में आके उसी से कह भी नहीं हूँ जैसे कोई कहे कि अभी मैं सवेरे ट्रंप के साथ ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जो हो नहीं सकता है। तो ऐसी बात कैसे हो सकती है? ऐसे इसी तरह से मुझे ये जांच का विषय लगता है। तो मालेगांव ब्लास्ट तो हुआ है ना, हकीकत है, उसमें लोग मरे हैं, ये भी हकीकत है। उसमें इनके नाम क्यों जोड़ दिए गए और असली अपराधी छूट निकले? और वो पीड़ित परिवार आज तक पीड़ित हैं, और ये बिल्कुल निरपराध लोग थे जिनके नाम उसमें जोड़ दिए गए। इसलिए ये पूरा का पूरा जांच का विषय है, और इसमें जो अपराधी वो पकड़े जाने चाहिए फिर अंत में। तुम्हारी आजकल एक नया मुद्दा चल रहा है, रिटायरमेंट होनी चाहिए पर्टिकुलर एज के। मैं जब रिसर्च कर रहा था इस इंटरव्यू के लिए तो मैंने आपका एक बयान पढ़ा, आपने कहा कभी इस प्रोफेशन में कभी रिटायरमेंट नहीं होती। तो क्या आप अगला चुनाव? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, आप मेरे शब्दों को याद रखिएगा। मैंने कहा था कोई संस्था, कोई पार्टी, कोई इंस्टीट्यूशन रिटायरमेंट की एज तय कर सकता, कंट्रीब्यूशन की एज तय नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूशन की कोई एज नहीं होती। पद के लिए कोई संस्था तय कर सकती है ना, मतलब पॉलिटिकल संस्था हो, सोशल संस्था हो, या कोई इंडस्ट्रियल इवेंट मतलब इंस्टीट्यूशन हो, वो एक एज तय कर सकते हैं, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन की एज तय नहीं कर सकते। कंट्रीब्यूटरी क्षमता है, नदी ना खाए नदी ना पिए कभी अपना जल, और पेड़ ना खाए कभी अपना फल, तो पेड़ तो फल देते ही रहेगा।
नदी जल प्रवाह करती ही रहेगी, वो कभी सूखेगी ही नहीं। तो इसलिए कि जो कंट्रीब्यूटरी कैपेसिटी होती है व्यक्ति की, वो कभी खत्म नहीं होगी। डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर्स हैं। तो यू विल बी एटर्नली पॉलिटिशियन। नहीं, पॉलिटिक्स इज ए प्लेटफॉर्म ओके, एंड कंट्रीब्यूशन इज माई कैपेसिटी। बड़े डिप्लोमेटिक है आंसर में। अरे तो डिप्लोमेटिक तो होना पड़ेगा ना। आप लोग डिप्लोमेट कम होते हैं क्या पूछने में? नहीं, मैं तो हम नेगेटिव अपनाए रहे और आपकी बातों में फंस जाएं। हम सीधा पूछ रहे हैं। तो हम सीधा ही जवाब दे रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन की जो कैपेसिटी है वो तो मेरी आखिरी घड़ी तक रहनी है। भगवान ने मुझे वो कैपेसिटी दी, और वो क्यों दी इस पर मुझे जरूर आश्चर्य होता है। आप वो मुझसे पूछेंगे तो मैं अपने आप को दुनिया का एक बहुत बड़ा आश्चर्य मानती हूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति जो जरा भी किसी चीज को मैनेज करना नहीं जानता, कॉन्स्पिरेटर नहीं है, और उसको चीजों को मैनेज करना नहीं आता, वो रोड मैप बनाना नहीं जानता है। वो 6 चुनाव जीता हुआ है, लोकसभा के 2 चुनाव विधानसभा के, वो मुख्यमंत्री बन गया, वो केंद्र मंत्री बन गया, वो पार्टी का महासचिव बन गया, पार्टी का उपाध्यक्ष बन गया, यूथ विंग का प्रेसिडेंट बन गया, पूरी दुनिया में हुआ आया, पहले ही राजनीति में जाने। ये सब क्या है? तो मुझे लगता है मैं एक चलता फिरता भगवान की कृपा। और मैं भाषण भी अच्छा नहीं देती। आपका आई एम टेलिंग यू, नो पॉलिटिकल ऑरेटरी। फायर ब्रांड भाषण हम लोग तो जब बड़े हो रहे थे तो देखते थे कि जो आपके भाषण में लोग कहते थे, नहीं, मेरे को नहीं लगता है। हालांकि विवादास्पद भी होते थे, लेकिन फायर ब्रांड भाषण होते थे। लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ मुझे बिल्कुल बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, अबोध सी हूँ पॉलिटिक्स में बिल्कुल। लेकिन आई एम वेरी सक्सेसफुल इन पॉलिटिक्स, तो अभी वेरी आगे सक्सेसफुल। का रास्ता क्या है? अभी आप मैं रास्ते में जिस पे चल रही हूँ वही है।